Hello students, this is Tagore Bal Niketan Public School. Today we will study class 12th physics subject unit 4th. So today is our first lecture about unit 4th, the electromagnetic induction. So first topic is magnetic flux. Magnetic flux क्या होता है? देखिए, अब तक हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते आए हैं. आज हम उसी मैग्नेटिक फील्ड की एक एप्लीकेशन मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे. मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है कि व्हेन a particular magnetic field lines crossing an area normally, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक एरिया को नॉर्मली क्रॉस कर जाती हैं तब उस एरिया में से कितनी लाइंस जो है पास होती हैं उस हम फिनोमिना को फ्लक्स बोलते हैं, जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं. फाई बी. मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बी है और ये एक एरिया है. जब इसको नॉर्मली हेल्ड किया गया, नॉर्मली बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे, कि अगर एरिया ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे क्रॉस करती हैं सीधा, तो ये ऐसे एरिया है और उसके थ्रू से पास कर रही हैं. तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करती हैं इसके थ्रू से, उसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे. ठीक है जी. अगर एरिया जो है वो ए हो और मैग्नेटिक फील्ड बी हो तो हम यहाँ पे लिखते हैं बी ए कॉस थीटा. बी ए कॉस थीटा, स्केलर में बी ए कॉस थीटा लिखते हैं. कॉस थीटा का क्या मतलब है? थीटा क्या है? ये थीटा है कि जिस तरफ इस एरिया का नॉर्मल जा रहा है, मान लो नॉर्मल इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इसी तरफ हैं, तो दोनों में एंगल कितना हो रहा है? 0 डिग्री. तो 0 डिग्री है, यहाँ पे थीटा कितना आ जाएगा इस केस के लिए? 0 डिग्री थीटा. सो बी ए कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री कितना होता है? सिंपल 1. तो बी ए आ जाएगा फाई बी. बट अगर ये एरिया कुछ ऐसे होता, इसका नॉर्मल जो है वो इस तरफ लाई करता और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ऐसे जाती, इसके थ्रू से ऐसे यहाँ से पास कर जाती, ऐसे पास करती, तब जो है यहाँ पे देखिए अगर पर्टिकुलर कि नॉर्मल में और इसके एरिया वेक्टर में और इसके मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पे एक एंगल बनता है जिसको हम थीटा बोलते हैं. इसीलिए हम यहाँ पे कॉस थीटा लगाते हैं. तो पर्टिकुलर इस केस के लिए फाई बी, अगर तो हम वेक्टर में लिखें फाई बी को तो कि सिंपल आएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर. डायरेक्शन दे रहे हैं दोनों, बट अगर स्केलर में लिखते हैं तो बी ए कॉस थीटा. तो फाई बी का फॉर्मूला बी ए कॉस थीटा ही रहेगा, जनरल फॉर्मूला. और वेक्टर में आप इसको बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखेंगे. फिर थीटा जो है वो 0 डिग्री भी हो सकता है और कोई ना कोई वो एंगल और भी हो सकता है. ठीक है जी. अगर हमें स्मॉल एरिया दिया हो, लेट कीजिए कि अगर हमें टोटल एरिया ना दे के स्मॉल एरिया दिया है, मींस एक छोटा सा पार्ट दिया है टोटल एरिया का, जैसे ये एरिया है और इसमें छोटा सा पार्ट दिया है, इसको मान लेते हैं हम डी ए. अगर छोटा एरिया है तो उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करती हैं, तो हम वहाँ का मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो बी होगा, इनटू में आ जाएगा डी ए, बी डी ए, तो इसको बोलेंगे हम डी फाई. इसको बोलेंगे फिर डी फाई. मींस अगर एरिया छोटा है तो वहाँ का फ्लक्स भी छोटा ही होगा, डी फाई बी लिख देंगे. और टोटल करने के लिए क्या करेंगे? फाई बी आ जाएगा कितना? डी फाई बी का इंटीग्रेशन कर देते हैं, या फिर आप कीजिए बी डॉट टी ए का भी इंटीग्रेशन, और इसको वेक्टर लगाना मत भूलिएगा, बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, क्योंकि जब ओपन करेंगे फिर इसने बी डी ए कॉस थीटा हो जाना है. जो एसआई यूनिट होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की, एसआई यूनिट वो होती है वेबर, WEBER, कैपिटल W एंड स्मॉल b से इसको हम डिनोट करेंगे, वेबर. और ये 1 वेबर जो है ये किसके इक्वल होता है? 1 टेस्ला स्क्वायर मीटर. 1 टेस्ला स्क्वायर मीटर, बिकॉज फील्ड जो है वो टेस्ला में आता है मैग्नेटिक फील्ड, और एरिया स्क्वायर मीटर में होता है ऐसा यूनिट. तो 1 टेस्ला स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 1 वेबर. यहाँ से अगर 1 वेबर को हमें डिस्क्राइब करना पड़े तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला passing through an area of 1 square meter normally, then the flux is known as 1 वेबर. क्लियर है? ऐसे हम 1 वेबर की डेफिनेशन देंगे. तो इसके बाद हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का टॉपिक है वो स्टार्ट होता है. मेनली जो मेन पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है वो देखते हैं सबसे पहले.
एक्चुअल में इस लॉ को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फिनोमिना है, इसको दिया था फैराडे ने। सो फैराडे को मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन माना जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंडक्शन वर्ड जो बना है वो बना है इंड्यूस से मीन्स जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड किसी दूसरे में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करवा दे किसी पार्ट में, या फिर मैग्नेट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी बन जाए, उसी फिनोमिना को हम मेनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। इसका हम डेमोन्स्ट्रेशन भी देखेंगे, इसका एक एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे जो फैराडे ने एक्सपेरिमेंट दिए थे। फैराडे ने कौन सा एक्सपेरिमेंट दिए, और उसके बाद लेंज का लॉ आया, लेंज ने कौन सा लॉ दिया, इन सभी बेस पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को पढ़ेंगे बेसिकली। अभी के लिए हम सिर्फ इसका बेसिक जानते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर अप टू नाउ हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय स्टेशनरी चार्जेस एंड मूविंग चार्जेस। देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूँ, फील्ड की बात करता हूँ, ये क्या होता है, ये एक चार्ज प्रोड्यूस करता है। वो चार्ज होता है वो स्टेशनरी हो सकता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड करता है मूविंग चार्ज। सो एक क्लोज्ड कैरिंग करंट लूप में, मतलब जिसमें एक लूप में करंट चल रहा था, तो वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड ही बना था। आपने देखा, हमने लास्ट यूनिट में किया कि जिस क्लोज लूप में करंट चलता है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो नेचर सिमेट्री ये कहती है, नेचर की सिमेट्री का मतलब क्या है कि सभी को सिमेट्री से लव है, कि सभी सिमेट्री चाहते हैं, एक दूसरे को बराबर का दर्जा देना चाहते हैं। तो ये नेचर का रूल है। तो वो सिमेट्री के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए कि अगर एक मूविंग चार्ज जो है मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है, तो एक मूविंग मैग्नेटिक फील्ड को भी करंट प्रोड्यूस करना चाहिए। जब एक चलता हुआ चार्ज मींस करंट मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सके, तो मूविंग मैग्नेटिक फील्ड को भी करंट प्रोड्यूस करना चाहिए, और वो एक्चुअल में करता भी है। अगर हम मैग्नेट को मूव करें तो वो करंट प्रोड्यूस करता है, यही तो फैराडे ने शो किया था अपने एक्सपेरिमेंट में। तो नेक्स्ट हम वही पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। माइकल फैराडे की डिस्कवरी जो 1831 में आई थी, 1831 में। तो इसने क्या किया, इसने मैग्नेट लेके मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया किसी करंट लूप के थ्रू, और उसमें करंट पैदा हो गया। एक सिंपल लूप था वो, उसमें कोई सोर्स नहीं था करंट का, बट इसने उसमें करंट पैदा करके दिखाया। इसी को हम फैराडेज एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। सो पहला फैराडे का एक्सपेरिमेंट क्या था वो देखिए। फैराडेज एक्सपेरिमेंट इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉ भी बोलते हैं इनको, फैराडेज एक्सपेरिमेंट को। सो पहले क्या किया फैराडे ने, एक कोयल ली, सिंपल कोयल जिसमें करंट नहीं था, और इसमें इसने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। इसमें इसने गैल्वेनोमीटर लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। ये लीजिए, मैं एरो से शो कर देता हूँ, नील डिफ्लेक्शन है गैल्वेनोमीटर की अभी। फिर इसने क्या किया, एक बार मैग्नेट लिया। बार मैग्नेट लेने के बाद, मैं बार मैग्नेट ही बनाता हूँ यहाँ पे, देखिए ये रहा बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल। बार मैग्नेट को इसने अभी फिक्स रख दिया, ठीक है। लेकिन जैसे ही बार मैग्नेट को इस तरफ लेके आए, इसमें एक करंट चलना स्टार्ट हो गया, इसमें करंट आ गया। वो किसने बताया, वो हमें बताया गैल्वेनोमीटर ने। बताया कि इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगी एकदम से। जैसे ही यहाँ पे ऐसे मैग्नेट रखा था, बिल्कुल जब ये रेस्ट में है, शांत है, तब तक तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। बट जैसे ही इसने इसको मूव करना स्टार्ट किया, ऐसे मूव करता गया, तो इसमें डिफ्लेक्शन रहती चली गई, डिफ्लेक्शन आती चली गई। और जैसे ही इसने यहाँ पे इसको रोक दिया, डिफ्लेक्शन फिर ख़त्म हो गई। फिर मतलब कि गैल्वेनोमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई, नील डिफ्लेक्शन। फिर इसने मूव किया दूर से, ऐसे पीछे हटाता गया, फिर डिफ्लेक्शन हो गई। लेकिन अब की बार डिफ्लेक्शन दूसरी डायरेक्शन में थी। जैसे पहली बार इस डायरेक्शन में मुड़ा गैल्वेनोमीटर की नीडल, अब की बार इस डायरेक्शन में मुड़ गई गैल्वेनोमीटर की नीडल। फिर जाके इसने पीछे फिर रोक लिया मैग्नेट को,
तो फिर डिफ्लेक्शन नील होगी, फिर नहीं डिफ्लेक्शन शो हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि जब जब ये इस बार मैग्नेट को मूव कर रहा था तब तब इसमें करंट पैदा हो रहा था, क्योंकि करंट के पैदा होने से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आती है। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट क्यों होता है, गैल्वेनोमीटर की नीडल क्यों हिलती है, जब उसके थ्रू से करंट पास करवाया जाए तब हिलती है वो। अब इसने देखिए मैग्नेट को इसके पास लेके आया तब हिला ये, फिर इसने रोक दिया, बंद हो गया हिलना, ये नीडल बिल्कुल बंद हो गई। तब ये दूर लेके गया मैग्नेट को, फिर दोबारा से हिलने लगी ये। अब इससे क्या शो होता है कि जब कभी भी हम मैग्नेट को इसके पास ला रहे हैं या दूर लेके जा रहे हैं तब तब इसमें करंट पैदा हो रहा है। अगर रोक लें तब इसमें करंट नहीं पैदा हो रहा, जैसे यहाँ पे रुका पड़ा है, या यहाँ बीच में रख दो रोकने के लिए, कभी कहीं भी रख दो, जब रुका है रेस्ट में है तब कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, जब जब मूव कर रहे हैं तब तब डिफ्लेक्शन है। सो ये डिफ्लेक्शन हो क्यों रही है, इसके मूव करने से इसके ऊपर ही क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो देखिए आपको पता है कि नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन चलती है, नॉर्थ से ऐसे निकलती हैं ऐसे करके ऐसे, और साउथ पे आके एंटर होती हैं इधर से, यहाँ से घूम के भी आएंगी ऐसे, ठीक है। तो नॉर्थ से निकलती हैं। जब ये इस मैग्नेट को इसके पास लेके जाता है तो इस करंट लूप के थ्रू से, जैसे मान लो अगर यहाँ पे है तो एक लाइन पास कर रही है, फिर आगे लेके जाएगा 2 4 6 8 10 बढ़ती चली जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसमें इट मीन्स इस लूप के थ्रू से मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने से क्या होगा, देखो हमने पहला टॉपिक क्या पढ़ा, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से। अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ जाएगा। सो मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस, इसके चेंज होने से क्या होगा, फ्लक्स चेंजेस, फ्लक्स चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। और फ्लक्स अगर चेंज होता है किसी लूप के थ्रू से तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, करंट। अच्छा, इसी करंट को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट। करंट इंड्यूस हो जाता है, मींस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज होने से करंट क्या हो गया, पैदा हो गया इस लूप के अंदर। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन। इसी इंड्यूस्ड करंट को क्या बोलते हैं, इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मींस मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से इलेक्ट्रिसिटी को इंड्यूस करवा दिया गया। मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस हो गई, तभी तो बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यही फैराडे का एक्सपेरिमेंट था, मेनली इसका यही एक्सपेरिमेंट था। फिर इसने दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया, दूसरा इसने एक्सपेरिमेंट ये किया, इसने इस मैग्नेट को फिक्स कर दिया, मैग्नेट को फिक्स कर दिया। अब की बार इसने इस कोयल को घुमाया, कोयल को कैसे, पीछे लेके गया, आगे लेके आया, फिर भी क्या हुई, वैसे ही रिजल्ट मिले जैसे इसको मैग्नेट को इधर उधर करने से मिल रहे थे। बट अब की बार इसने मैग्नेट को फिक्स कर दिया और कोयल को मूव करने लगा, फिर भी सेम रिजल्ट मिले, फिर भी सेम रिजल्ट मिले। तो मीन्स दोनों बातों से यही शो होता है कि एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंज द फ्लक्स एंड द चेंजिंग फ्लक्स प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी, या आप ऐसे कह सकते हो द चेंजिंग फ्लक्स इंड्यूस द करंट इन द कोयल। इस कोयल में करंट इंड्यूस हो गया, जो कैसे पता चला, जिसको बताया गैल्वेनोमीटर ने। ठीक है जी, आप ये फैराडेज एक्सपेरिमेंट जो हैं अपने नोट से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो है इसका फैराडे का थर्ड एक्सपेरिमेंट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ओके, थैंक यू।